गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ रंजीत कुमार। मैं आप सबको आर्या एकेडमी की ओर से वार्म वेलकम करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 29, और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है आप उस वीडियो को देखिए, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है पी ब्लॉक से रिलेटेड। अभी पी ब्लॉक की पूरी सीरीज़ चल रही है, आपकी जो नीट की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, और मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो पी ब्लॉक में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और इट मे बी कि पूछे जा सकते हैं, वैसे सारे क्वेश्चंस जो भी गेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आज। और आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 30 में बोला जा रहा है कि द ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस हैज़ लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने के लिए आपको सारे फॉस्फोरस के एसिड के स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। देखिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के लिए H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है वो H3PO2 होता है, जिसमें फॉस्फोरस के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के ऊपर देखिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर H3PO4 में फॉस्फोरस के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब बात करता हूं मैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड के लिए। तो देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है H4P2O7। जब आप फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5 आएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है फॉस्फोरस का वो वैरी करता है -3 टू लेके +5 तक, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का मैक्सिमम जो होगा वो +5 होगा, लेकिन आपको यहाँ पे लोएस्ट बताना है। तो लोएस्ट तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड में ही होगा, जिसका फॉर्मूला H3PO2 होता है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड के लिए भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेटाफॉस्फोरिक एसिड में HPO3 होता है, तो यहाँ पे भी फॉस्फोरस के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बाकी सारे में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इन तीनों केस में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। 31 देखते हैं। द नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आपको पहले साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाना है। तो देखो HPO3 इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और इसका साइक्लिक ट्राइमर आपको बनाना है। तो साइक्लिक ट्राइमर आप कैसे बनाओगे? तो देखो यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूँ। HPO, फिर यहाँ पे आपको P लगाना है, फिर यहाँ पे आपको P लगाना है। कितना हो गया फॉस्फोरस? 3 फॉस्फोरस हो गया ना। फिर यहाँ O लगाइए, फिर यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ ये कनेक्ट कर लीजिए। तो मेरे पास यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम और 3 फॉस्फोरस एटम अटैच हो चुका है। फॉस्फोरस का जो मैक्सिमम वैलेंसी होता है वो 5 होता है। तो एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ लो, यहाँ पे इस फॉस्फोरस के साथ भी ऑक्सीजन को जोड़ लो, इसके साथ भी ऑक्सीजन को जोड़ लो। अभी 3 और लग गया, यानी 3 और 3 6 हो गया। 3 ऑक्सीजन और हमें अटैच करने हैं। तो अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन अटैच कैसे होगा? साथ में 3 हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और इधर भी OH आप अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से ये साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड हमारा फॉर्म कर जाता है। अब आपको चेक करना है कि कितने POP बॉन्ड है। तो देख लो POP एक बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, एक बॉन्ड आपका यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे। पूरे रिंग के अंदर जो POP बॉन्ड है वो आपका 3 हो जाएगा, है ना। POP, फिर अगेन POP, फिर अगेन POP, 3 आपका POP बॉन्ड होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा C हो जाएगा। 32 देखते हैं। द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड ट्रिपल बॉन्ड N कंसिस्ट ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड। नहीं, नाइट्रोजन के अंदर में आपका 2 पाई बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा होता है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, बिल्कुल ये सही हो जाएगा हमारा। द मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 3, आपको पता है कि 14 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है। ये बॉन्ड ऑर्डर 3 कैसे निकलता है? मैंने पिछले वीडियो में सर्च कीजिए बॉन्ड ऑर्डर बाय आर्या एकेडमी पटना, तो आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट जो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो सारा आपका खुल जाएगा। आप उस वीडियो के एक बार देखिए तो आपका बॉन्ड ऑर्डर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 N2 के केस में होता है, ठीक है।
फिर आगे आते हैं, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म कंपाउंड ऑफ द फॉर्मूला XCl3। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़िए इसको और ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। XCl3 फॉर्म कर सकता है, X2O5 फॉर्म कर सकता है, Ca3X2 फॉर्म कर सकता है, बट डज नॉट फॉर्म XCl5, यानी कि +5 ऑक्सीडेशन नंबर ये फॉर्म नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखें कि कोई भी कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो यहाँ पे जो यहाँ पे XCl5 फॉर्म नहीं करेगा, XCl5 फॉर्म नहीं करेगा। तो हम सबको पता है कि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है होता है, नाइट्रोजन जो होता है इट इज़ ट्राईवैलेंट, ये आपका ट्राईवैलेंट होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होता है ये आपका ट्राईवैलेंट होता है, तो ट्राईवैलेंट होता है नाइट्रोजन, कभी भी NCl5 का फॉर्मेशन नहीं करता, ये जब भी फॉर्म करता है वो NCl3 का फॉर्मेशन करता है। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन कैन फॉर्म NCl3, नाइट्रोजन कैन फॉर्म N2O5, नाइट्रोजन कैन फॉर्म Ca3N2, बट नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म NCl5, ये फॉर्म नहीं कर सकता। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे, क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव एनी वैकेंट d ऑर्बिटल, खाली नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बाइड? बिल्कुल ऑप्शन देख के आपको, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के आप बता दीजिए। कैल्शियम साइनेट बिल्कुल नहीं होगा, कैल्शियम एसिटेट नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं है, कैल्शियम साइनामाइड। आप रिएक्शन करा के देखो, CaC2 + N2, जब आप इसका रिएक्शन कराइएगा तो CaCN2 बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रोलियम, या आप इसको बोल सकते हो कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड पूछा जाएगा। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट गैस इवॉल्व, बिल्कुल सबको पता है। नाइट्रोजन, देखो NCERT में भी ये जो कॉन्सेप्ट है आपको दिया गया है। नाइट्रोजन जो डाई नाइट्रोजन है, वहाँ पे नाइट्रोजन जो गैस है उसको बनाने का तरीका है अमोनियम डाइक्रोमेट से, NH4 Cr2O7। आप इसको सिंपली हीट कर लीजिए तो N2 गैस मिलेगा, साथ में Cr2O मिलेगा, साथ में आपको वाटर रिलीज करेगा। यहाँ पे आपको N2 मिल रहा है, दैट इज नाइट्रोजन गैस। व्हाट कॉजेज नाइट्रोजन टू बी केमिकली इनर्ट? आप चॉइस को पढ़िए। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन द मॉलिक्यूल, एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, शॉर्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड हाई बॉन्ड इंथैल्पी। हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो काफ़ी इनर्ट होता है ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए कह रहा है कि इन विच अमोनिया इज नॉट यूज्ड। अमोनिया कहाँ पे यूज़ नहीं होता है? तो देखो अमोनिया कोल्ड स्टोरेज में क्या यूज़ होता है? क्या अमोनिया कोल्ड स्टोरेज में यूज़ होता है? नॉट यूज़ बोल रहा है, बिल्कुल यूज़ होता है। अमोनिया हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर भी अमोनिया गैस फिल होता है, वहाँ भी अमोनिया गैस का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे नॉट पूछा गया है, यानी हमारे हिसाब से कोल्ड स्टोरेज में होता है, बिल्कुल होता है। रेयन एंड प्लास्टिक में भी यूज़ होता है। जब दो हो गया तो नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एनेस्थीसिया में ध्यान रखिएगा अमोनिया का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे N2O का यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया कैन बी ड्राइड बाई। ध्यान रखिएगा अमोनिया एक बेस है, NH3 एक बेस है, और बेस कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना सकता है, ये आपका सॉल्ट बना सकता है। तो ऐसा कोई भी एसिड ना लें जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा हो। यहाँ पे कॉन्क H2SO4 आप मत लें, P4O10 भी नहीं लीजिए। एनाहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड देख लो, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका बेसिक होता है नेचर में, ये आपका बेसिक नेचर में होता है। और कैल्शियम क्लोराइड आपका ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट है आपका, ये Cl कहाँ से आया? तो आपका एसिड से आया है, ठीक है। और HCl से आया है, यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है वो। इसका मतलब कि वहाँ भी रिएक्शन हो जाता है अमोनिया का, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज व्हाट? सबको पता है अमोनिया का जो शेप होता है वो होता है पिरामिडल। P4O10 इज नॉट यूज टू ड्राई अमोनिया, वाई?
YP4O10 सेम आपका 39 का जो क्वेश्चन था, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे 41 भी बनाया गया है। देखो P4O10 अगेन यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड है, अगेन यहाँ पे एसिडिक है। अमोनिया आपका बेस है, ध्यान रखिएगा अमोनिया आपका बेस है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएगा। P4O10 इज एसिडिक एंड NH3 इज बेसिक, ये आपका करेक्ट रीज़न है ना। ध्यान में रखिएगा, ड्राई करने के लिए अपोजिट में नहीं लेना होता है। अगर एक एसिड है दूसरा बेस ले लोगे तो फिर रिएक्शन हो जाएगा, है ना। सेम लीजिए, अगर वो बेस है तो बेस ही लेना होगा, कोई बेस ही देखो वहाँ पे। 42 नंबर कह रहा है कि विच व्हेन अमोनिया इज हीटेड विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया विल बी। अब बताओ क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का रिएक्शन अगर हम कराएंगे, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे इसका रिएक्शन देख लो। क्यूप्रिक ऑक्साइड है, साथ में अमोनिया है, ठीक है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आप देता है। ध्यान में रखिएगा कि व्हेन हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड इज पास्ड ओवर द वेपर ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया वेपर से जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को गैस ऑब्टेन्ड होता है, साथ में कॉपर रिलीज होता है और वाटर यहाँ पे रिलीज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अमोनिया इज हीटेड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया विल, अमोनिया मॉलिक्यूल क्या करेगा वो समझना है। तो अमोनिया के नाइट्रोजन पे -3 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये -3 से 0 चला गया, इसका मतलब कि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। और कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है? तो लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया है और N2 गैस का फॉर्मेशन किया। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए ब्राउन कलर ऑफ HNO3 कैन बी रिमूव्ड बाई। ब्राउन कलर HNO3 का रिमूव कैसे किया जाए, कैसे हम कर सकते हैं ब्राउन कलर को रिमूव? तो ध्यान में रखिएगा, आप एयर को पास कीजिए, ठीक है। ये भी आप देखेंगे NCERT में इसका जिक्र होगा। अगर आप अच्छे से इसको पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे कि जो HNO3 का जो ब्राउन कलर होता है वो मैग्नीशियम पाउडर के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम के साथ नाइट्रेट बना लेगा, वो रिमूव नहीं कर पाएगा। बॉइलिंग द एसिड, आप एसिड को बॉईल करके भी आप रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्राउन कलर होता है NO2 के प्रेजेंस में, ठीक है। जब HNO3 के अंदर NO2 गैस प्रेजेंट होता है तो उसके प्रेजेंस के वजह से ही ये जो आपका HNO3 का कलर होता है वो ब्राउन होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम HNO3 को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। मान लो हमने एयर के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज कराया, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा गर्म किया, हीट किया। तो यहाँ से क्या होगा, गर्म करने के बाद बॉईल नहीं करना, आपको हल्का हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 गैस रिलीज कर जाएगा। और जब यहाँ पे NO2 गैस रिलीज कर जाएगा, इसका मतलब हमारे पास रेसिड्यू में क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा H2O और ऑक्सीजन। तो ब्राउन कलर HNO3 से रिमूव करने का मतलब है रिमूवल ऑफ NO2। NO2 को आप रिमूव कर लीजिए, वो ब्राउन कलर का गैस रिमूव हो जाएगा, आप ब्राउन HNO3 का कलर जो है वो रिमूव हो जाए। HNO2 एक्ट किस, HNO2 एक एसिड भी है, बिल्कुल HNO2 बिल्कुल एसिड है लेकिन वीक एसिड होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे नाइट्रोजन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये +3 से +5 भी जा सकता है और +3 से -3 की तरफ भी जा सकता है। यानी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। हम सब जानते हैं कि जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ध्यान में रखेंगे, व्हाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। व्हाइट फॉस्फोरस इज P4 मोनोएटॉमिक गैस, P4 टेट्राहेड्रल सॉलिड। बिल्कुल, ये डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है, ठीक है, जिसमें एंगल स्ट्रेन काफ़ी हाई होता है। एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो एंगल स्ट्रेन बहुत हाई होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट। ध्यान में रखेंगे कि P4 आपका टेट्राहेड्रल सॉलिड होगा। अब यहाँ पे कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। देखिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Ca3P2। इसे हम लोग क्या करते हैं, फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर। वाटर हमने एक्सेस ले लिया, ठीक है। इसको रिएक्ट कराने के बाद हमें क्या मिलता है, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। आप ध्यान रखेंगे कि फॉस्फीन
जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में ये वहीं से उठाया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में एक बहुत ही अच्छा गैस बनता है आपका फॉस्फीन। ठीक है, अब बताना है कि फॉस्फीन की कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। कैल्शियम यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी कैल्शियम को आपको 3 लगाना होगा। अब जैसे ही आपने कैल्शियम 3 लगाया, फॉस्फोरस कितना है देखो, फॉस्फोरस 2 है तो आपको यहाँ पे फॉस्फोरस को 2 करना होगा। ठीक है, फॉस्फोरस 2 हो गया। अब हमें बैलेंस करना है अदर एलिमेंट्स को। कैसे? कैल्शियम बैलेंस है, फॉस्फोरस बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हो गए, तो ऑक्सीजन 2 3 टू द 6 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे आपको 6 करना होगा, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया। जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 6 टू द 12। यहाँ देख लीजिए 3 टू द 6 और 3 टू द 6 यानी 12, यानी कि फॉस्फीन के कितने मॉलिक्यूल मिल गए आपको, तो 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, PH3 कह रहा है कि PH3 इज हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस इज व्हाट। PH3 हम सब जानते हैं कोवलेंट सॉलिड होता है, नॉट आयनिक, नॉट मेटालिक, नॉन मेटालिक, ये आपका कोवलेंट सॉलिड होता है। 48 के बाद ध्यान रखेंगे, 48 के बाद 49 ये कह रहा है कि एसिड विच फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, 2 सीरीज सॉल्ट वही बनाएगा जिसमें जो आपका डाई बेसिक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए जो डाई बेसिक होगा वो आपका 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाएगा। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड कहते हैं, यहाँ पे ये ट्राई बेसिक है। H3PO3 आपका डाई बेसिक होता है। तो बस यहाँ पे 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट के लिए हम H3PO3 ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस भी नहीं है, नहीं तो फिर H3PO4 आपका ट्राई बेसिक है, वो भी ऑप्शन अगर वो ऑप्शन होता तो फिर वहाँ पे 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट वहाँ पे देता क्वेश्चन। अगर 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट होता तो H3PO4 हम कर सकते थे। ठीक है, H3BO3 भी ध्यान रखेंगे, H3BO3 आपका मोनो बेसिक होता है, ये अपना प्रोटॉन रिलीज ही नहीं करता है, ये दूसरे का प्रोटॉन रिलीज करता है वाटर का, इसलिए वो आपका क्या होता है, वो आपका मोनो बेसिक होता है। तो ध्यान में रखेंगे डाई बेसिक होता है, ये आपका ट्राई बेसिक होता है। ठीक है, ये आपका ट्राई बेसिक होता है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप अगर बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा एक ऑक्सीजन पे माइनस, एक डबल बॉन्ड से आपको ऑक्सीजन जोड़ना है, नहीं एक आप OH कर लीजिए, यहाँ पे एक H लगाइए, फिर एक H लगाइए, H3PO2 माइनस हो गया। तो ये भी आपका मोनो बेसिक होता है। तो जो डाई बेसिक होगा वो 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देख लीजिए यहाँ पे H3PO4 है। ठीक है, ये ट्राई बेसिक है, ये आपका ट्राई बेसिक है। इसने जो सॉल्ट बनाया है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसने जो सॉल्ट बनाया है, इस सॉल्ट के ऊपर सॉल्ट जो है ना वो एसिडिक है, ये आपका एसिडिक सॉल्ट है। अब फॉस्फोरस के ऊपर यहाँ +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ पे आप चेक कीजिए फॉस्फोरस के ऊपर कितने ऑक्सीडेशन नंबर है, चेक करके देखो 4 टू द 8। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चेक करो आप, सोडियम के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 2, एक्स मान लो 4 टू द 8, यानी यहाँ पे -8 कर लो, इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो कितना हो जाएगा 3 + x - 8 = 0, x = वॉट, 8 में से 3 चला गया तो ये हो जाएगा 5, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग आया ही नहीं। तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे चेक कर लो कितना आएगा। H3PO4 के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कितना होगा, सॉरी इक्विवेलेंट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के लिए। ठीक है, H3PO4 के लिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 3, फॉस्फोरस कितना होता है बताओ 31, और ऑक्सीजन 16 4 ज़ा 64, कैलकुलेट करके देखिए 415 538, 8 कहीं पे है या 98, बिल्कुल 1 मिनट में आंसर हो गया ये। ठीक है, 98 ऑप्शन होगा आपका। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा H3PO4 के लिए, कोई चेंजिंग नहीं है, वैलेंसी में कोई चेंजिंग नहीं है, तो वैलेंसी फैक्टर आपका 1 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है, तो वैलेंसी फैक्टर भी हम लोग यहाँ पे 1 मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी उतना ही वैलेंसी फैक्टर है, यहाँ पे भी उतना ही वैलेंसी फैक्टर है। ठीक है, H3PO4 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में, तो वहाँ पे हम 1 मान के चलेंगे। इन फॉलोइंग रिएक्शन PCl5 वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl दे रहा है, और साथ में एक और भी कंपाउंड दे रहा है, उसका नाम बताना है। तो PCl5 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो H3PO4 मिलता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन हमें कराना है, तो सब्लिमेशन ध्यान में रखिएगा, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, वो ध्यान रखिएगा, ये सबलाइम कर जाता है बहुत ही आसानी से, ये सबलाइम करता है ईजिली, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, वो बहुत ही ईजिली सबलाइम करता है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके क्लोराइड्स वो सबलाइम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, BCl3 is planar molecule whereas NCl3 is pyramidal because BCl3 has sp2 hybridization। यहाँ पे sp2 hybridization है, लेकिन NCl3 के नाइट्रोजन पे है sp3 hybridization, ठीक है। अब देखो sp3 होगा तो बिल्कुल ये पिरामिडल होगा, और यहाँ पे sp2 होगा, 1 लोन पेयर, देखो यहाँ पे लोन पेयर 1 है, 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 डेट इज पिरामिडल। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, BCl3 हैज़ नो लोन पेयर, ऑब्वियस सी बात है कि बोरॉन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, बट NCl3 हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, 53 का ए। 54 में चेक करिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया गया है और आपको बताना है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आउटर कन्फिग्रेशन आप देख लीजिए, तो आउटर कन्फिग्रेशन हमारा क्या है, 3d10 4s2 एंड 4p3। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अगर, तो वो आपका नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर क्या करने वाले हैं वो देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट कोवलेंट pH बॉन्ड, यानी pH बॉन्ड का जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो लिस्ट किस में है, सबसे कम किस में है। तो उसके लिए देखो फॉर्मल चार्ज, ध्यान रखिएगा कि फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं हर एक pH बॉन्ड पे, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन ईच pH बॉन्ड, हमें अभी फॉर्मल चार्ज देखना है सभी pH बॉन्ड पे। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, टोटल चार्ज आप यहाँ लिखें, टोटल चार्ज लिखें और कितने pH पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लिख लें यहाँ पे, है ना। नंबर ऑफ pH बॉन्ड। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं P2S6 2- के लिए, ठीक है। तो P2S6 2- के लिए आप देखो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो है 2, ठीक है, और टोटल pH बॉन्ड कितने हैं, तो 6 है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 1/3। P2H5 के केस में देख लो, टोटल चार्ज यहाँ पे 1 हो गया, डिवाइड बाई टोटल pH बॉन्ड जो होगा वो हो गया 5, pH बॉन्ड यहाँ देख लीजिए 5 है, तो 1/5 हो गया। PH4 के केस में देख लो, यहाँ पे टोटल चार्ज 1 है और pH बॉन्ड यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है क्या कि जितना ज़्यादा फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा फॉर्मल चार्ज होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होगा, यानी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो 1/5 जो फ्रैक्शन है आपका, ठीक है, 1/5 जो फ्रैक्शन है वो आपका बहुत ही कम है, यानी कि pH बॉन्ड पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बहुत ही ज़्यादा है। जब डिनोमिनेटर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो पूरा जो फ्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए pH बॉन्ड में आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है pH वाले में वो कितना है, 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब कि 1/4 से 1/3 ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, B नंबर में, और ये तो आपका बहुत ज़्यादा कोवलेंट है, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे P2S6 2+, P2S5+, PH4+ में अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को देखना होगा कि pH बॉन्ड पे टोटल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है।